एक 22 साल की लड़की जिसकी शादी होने में सिर्फ 4-5 घंटे बचे थे। वो लड़की रेडी होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है। उसके माता और पिता ब्यूटी पार्लर के बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो खुद ब्यूटी पार्लर के अंदर अपने सहेलियों के साथ रेडी हो रही होती है। 7 दिसंबर 2013 का वो दिन उस घर के लिए काफी ज्यादा खुशी का दिन था, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि वही दिन उनके जीवन का सबसे ज्यादा मनहूस दिन बन जाएगा। जब वो लड़की तैयार हो रही होती है, उसी वक्त थोड़ी देर बाद एक लड़का धड़ल्ले से उस ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसता है। वहां के मैनेजर को और कर्मचारियों को देख करके ऐसा लगता है कि वहां पे तैयार हो रही लड़की का ये कोई रिश्तेदार या जानने वाला होगा, और इस वजह से वो उसे न रोकते हैं न उससे कुछ पूछते हैं। वो लड़का जब ब्यूटी पार्लर के कैबिन के अंदर घुसता है तो अंदर घुस के वो उस लड़की का नाम पुकारता है, और नाम पुकारने के बाद जब उस लड़की ने जवाब हाँ में दिया तो वो लड़का तुरंत उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बहुत ज्यादा समझाया था और मना किया था कि ये शादी मत करना, मगर तुम लोग नहीं माने और यहां लुधियाना आ गए। अब तुम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बोलते ही उस लड़के ने एक डिब्बा खोला और उस डिब्बे में मौजूद तेजाब उस लड़की के ऊपर उड़ेल दिया, और उसके पास एक कागज फेंक करके वो वहां से तुरंत भाग निकला। ये सारी चीजें इतना तेजी से हुई कि किसी को कुछ समझ में भी नहीं आया कि ये हुआ क्या है। कुछ सेकंड के बाद लोगों को यह समझ में आया कि आखिर यहां पे घटित क्या हुआ है। उसके बाद जब उस पार्लर का मैनेजर अंदर कैबिन में आके देखा और उसको पता चला इस घटना के बारे में, वो तुरंत बाहर जाकर के देखा, लेकिन उसके बाहर जाके देखने तक वो लड़का वहां से अपने साथियों के साथ एक कार में बैठकर भाग चुका था। इसके बाद उस मैनेजर ने पुलिस वालों को रिपोर्ट कराई और तुरंत उस लड़की को लुधियाना में डीएमसी हॉस्पिटल में ले जाकर के उपचार कराया। उस लड़के ने जो एसिड डाला था उसकी मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उस लड़की के चेहरे से होते हुए, पेट से होते हुए, वो एसिड जांघों से होते हुए उस चेयर की लेदर तक को बहुत ज्यादा जला दिया था। काफी ज्यादा मात्रा में वो एसिड था, जिसकी वजह से उस लड़की का शरीर 50% से ज्यादा झुलस गया था। पुलिस वालों को छानबीन में यह पता चला कि उस लड़की का न तो किसी से कोई संबंध था, ना ही उसके घर वालों का किसी से कोई दुश्मनी था, लेकिन फिर भी उस लड़की के ऊपर इस एसिड से हमला हुआ। उस लड़की के घर वालों का किसी से कोई भी तू मैं थोड़ा सा भी नहीं था। ये लड़ाई किसी और की थी, और लड़ाई भी ऐसी जिसका कोई तुक नहीं बनता है। गिले शिकवे किसी और से, और भुगतना पड़ा उस 22 साल की मासूम दुल्हन को। ये कहानी पूरी तरह से जानने के लिए कि उस लड़की के ऊपर एसिड क्यों डाला गया और किसने डाला, बने रहे हमारे संग अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं पीयूष कहानी वाला चैनल पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनों के बीच में शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की ये कहानी। जसवंत सिंह जी पंजाब के बरनाला में एक सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनके घर में उनका पुश्तैनी सलून था, जिसको चला करके वो अपने घर का भरण पोषण करते थे। उनके घर में उनकी एक पत्नी देविंदर कौर और 3 बच्चे थे। 3 बच्चों में सबसे बड़ी उनकी बेटी थी और 2 छोटे लड़के थे। बेटी का नाम हरप्रीत कौर था। हरप्रीत कौर पढ़ाई लिखाई करके जब बड़ी हुई और
शादी लायक हुई तो उन्होंने अपनी बहन के माध्यम से, जो कि लुधियाना में रहती थी, एक लड़के की तलाश करने को कहा। उनके बहन के माध्यम से उनकी मुलाकात सरदार रंजीत सिंह जी से हुई, जो कि कलकत्ता में रहते थे। सरदार रंजीत सिंह जी पहले लुधियाना के दोराहा नाम के क्षेत्र में ही रहा करते थे, लेकिन काफी पहले वो लुधियाना छोड़ करके कलकत्ता में जाकर के सेटल हो गए। वहां पर उनका रेस्टोरेंट और होटल का काफी बड़ा कारोबार था। काफी संपन्न घर के लोग थे और उनको एक साधारण घर की अच्छी सुशील लड़की अपने बेटे के लिए, अपने छोटे बेटे के लिए चाहिए थी शादी करने के लिए। उनके छोटे बेटे का नाम हरप्रीत सिंह उर्फ हनी था। शादी की बात फरवरी 2013 में शुरू हुई और मार्च 2013 में शादी की बात पक्की हुई। पक्की होने के बाद 7 दिसंबर 2013 की डेट फिक्स की गई। शादी फिक्स होने के बाद दोनों घरों में काफी ज्यादा खुशियां थीं और दोनों घर वालों ने मिल करके शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी की तैयारियां जब जसवंत सिंह जी कर रहे थे, उस बीच उनके पास एक फोन आया और फोन पर उन्हें किसी ने धमकी दी कि आप रंजीत सिंह के बेटे से अपनी बेटी की शादी मत करिए, वरना बहुत बुरा होगा। इसके बाद जसवंत सिंह जी ने रंजीत सिंह को फोन करके ये बात बताई तो रंजीत सिंह ने कहा कि हमारी कुछ लोगों से कुछ रंजिशें हैं, मगर हमारे तरफ से कोई भी मनाही नहीं है और हम चाहते हैं आपके यहाँ रिश्ता करना, तो आप इन सब चीजों से मत परेशान होइए और आप अपने यहाँ शादी की तैयारियों में लगे रहिए। कुछ दिन बाद जसवंत सिंह जी के यहाँ 2 शख्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें हरप्रीत कौर से मिलना है। तो जिस पर जसवंत सिंह जी उनसे पूछते हैं कि क्यों मिलना है, तो उन्होंने बताया कि हमें रंजीत सिंह जी ने आपके यहाँ हरप्रीत कौर यानी आपकी बेटी के लिए कुछ तोहफा दे करके भेजा है और उन्होंने कहा है कि हम ये तोहफा हरप्रीत कौर को ही दें। इस बात पर जसवंत सिंह जी को थोड़ी शंका होती है, क्योंकि उनके पास पहले से ऐसे फोन आए थे धमकी भरे जो उन्हें इस शादी के लिए मना कर रहे थे। तो उन्होंने उन्हें उस समय अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और वो तोहफा भी नहीं देते हैं। इसके बाद जसवंत सिंह जी ने रंजीत सिंह जी को फोन करके इस बारे में बताया, जिस पर रंजीत सिंह ने कहा कि आप संभल कर रहिए और ऐसे किसी भी व्यक्ति पर कोई भी विश्वास मत करिएगा, और हमने ऐसा कोई भी तोहफा आपके यहाँ नहीं भेजा था। बहरहाल समय ऐसे ही बीत रहा था और बीच बीच में जसवंत सिंह जी के पास इस शादी को न करने के लिए धमकी भरे फोन आया करते थे। शादी की डेट जब नजदीक आई तो करीब 5 दिसंबर को जसवंत सिंह जी अपना परिवार लेकर के लुधियाना में जनता नगर कॉलोनी में आकर के रुके और शादी की तैयारियां और जोर शोर से शुरू हो गई। लड़के वाले भी तब तक कलकत्ता से लुधियाना आ गए थे और लड़के वालों ने लुधियाना में स्टर्लिंग रिसोर्ट नाम के एक काफी मशहूर और अच्छे रिसोर्ट को शादी के लिए बुक करा रखा था। शादी के दिन यानी कि 7 दिसंबर 2013 के दिन लड़की यानी कि हरप्रीत कौर अपने माता पिता और कुछ सहेलियों के साथ सुबह करीब 7 बजे घर से निकलती है सराभा नगर में स्थित किप्स मार्केट में एक लैक्मे ब्यूटी पार्लर में अपना मेकअप कराने के लिए। वहीं पर उसने अपने मेकअप के लिए बुकिंग करा रखी थी। तकरीबन 7:30 बजे हरप्रीत कौर उस ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाती है। उसके माता पिता उस ब्यूटी पार्लर के बाहर ही कार में बैठे उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो खुद अंदर अपने सहेलियों के साथ चली जाती है। कुछ देर बीतने के बाद वहां पर एक कार आके रुकती है और उसमें कुछ 4-5 लोग मौजूद रहते हैं। थोड़ी देर उस कार से कोई निकलता नहीं है, मगर तकरीबन 9 बजे के आसपास उस कार में से एक व्यक्ति निकलता है और वो तुरंत
उतरते ही उस लैक्मे ब्यूटी पार्लर की तरफ बढ़ता है और अंदर जाता है। अंदर जाने पर उस ब्यूटी पार्लर के मैनेजर संजीव ग्रोवर ने उसको देखा, मगर उन्हें लगा कि ये अंदर मेकअप करा रही हरप्रीत कौर का कोई जानने वाला या कोई रिश्तेदार होगा जो उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आया होगा, क्योंकि उस लड़के के हाथ में एक डिब्बा भी था। अंदर कैबिन में जाते ही उस लड़के ने हरप्रीत कौर का नाम पुकारा। नाम सुनते ही हरप्रीत ने उसको हाँ में जवाब दिया और जवाब सुनते ही वो लड़का तुरंत हरप्रीत कौर के पास गया और उसको धमकी भरे आवाज में कहा कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को समझाया था और मना किया था कि ये शादी मत करना वरना बहुत बुरा होगा। अब चूंकि तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, इस वजह से तुम लोगों को और खास करके तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बोल करके उस लड़के ने वो डिब्बा खोला और उस डिब्बे में मौजूद एसिड उस लड़की के ऊपर उड़ेल दिया और वहां पर एक कागज फेंक करके वो वहां से भाग निकला। ये सारी चीजें इतनी तेजी से हुई कि वहां पर किसी को पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आया, मगर जैसे ही समझ में आया उस लड़की की चीखें जैसे ही निकली और वहां पे मौजूद बाकी महिलाओं की जब चीखें सुनाई दी बाहर संजीव ग्रोवर को, तो संजीव ग्रोवर तुरंत कैबिन में आकर के देखा और इसके बाद संजीव ग्रोवर जैसे ही ये सारी चीजें समझा वो तुरंत बाहर भागा कि वो उस लड़के को पकड़ सके, मगर तब तक वो लड़का अपने साथियों के साथ कार से भाग निकल चुका होता है। इसके तुरंत बाद संजीव ग्रोवर जी ने, जो कि उस लैक्मे ब्यूटी पार्लर के मैनेजर थे, उन्होंने पुलिस वालों को खबर की फोन पर और तुरंत जख्मी लोगों को और उस हरप्रीत कौर नाम की दुल्हन को गाड़ी से लेकर के डीएमसी अस्पताल पहुंचाया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने हरप्रीत कौर को एडमिट कर लिया और अन्य लोगों को, चूंकि वो थोड़ा बहुत जले हुए थे, उनका इलाज करके उन्हें छोड़ दिया। जब पुलिस वाले अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने इस सारी चीजों की जानकारी वहां मौजूद मैनेजर संजीव ग्रोवर और लड़की की सहेलियों और लड़की के माता पिता से ली। जानकारी लेने के बाद वो उस सैलून में भी वापस आए और वहां पे आकर के भी मौका मुआयना किया। उसके बाद उन्होंने वहां पे लगे सीसीटीवी कैमरे से भी जानकारियां इकट्ठा करना चाही, मगर सीसीटीवी कैमरे से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली। संजीव ग्रोवर ने भी पुलिस वालों को उस लड़के के हुलिया के बारे में बताया और उसके बाद पुलिस वालों ने छानबीन अपनी शुरू की। पुलिस वालों ने उस चिट्ठी को भी देखा जिस चिट्ठी को उस लड़के ने वहां पर फेंका था। उस चिट्ठी को प्रथम दृष्टया देखने में ऐसा लग रहा था कि यह किसी लव अफेयर का केस है, मगर लड़की के माता पिता से बात करने के बाद पुलिस वालों को यह बात क्लियर हो गई कि लड़की का किसी लड़के से कोई भी संबंध नहीं था और ना ही कोई दुश्मनी थी और ना ही उस लड़की के घर वालों की भी किसी से दुश्मनी थी। ये सारी छानबीन चल रही थी। इसी में लड़की के माता पिता ने पुलिस वालों को यह भी बताया कि जब हम शादी फिक्स कर चुके थे अपनी बेटी की, उसके बाद हमारे पास किसी का फोन आया करता था धमकी भरा और वो कहता था कि हम ये शादी न करें। और ये बात हमने अपने होने वाले समधी रंजीत सिंह जी को भी बताई थी। इसके बाद पुलिस वालों ने रंजीत सिंह से भी पूछताछ की। इस दरमियान जब पुलिस अपनी पूछताछ कर रही थी और अपनी कार्रवाई कर रही थी तो काफी ज्यादा भीड़ उस हॉस्पिटल में इकट्ठी हो गई। जो भी आदमी सुनता वो उस हॉस्पिटल की तरफ रुक करके पहुंच जाता और जानना चाहता कि उस लड़की की हालत कैसी है। स्टर्लिंग रिजॉर्ट में जितने भी मेहमान आए थे या इकट्ठा हो रहे थे, उन सब का हुजूम उस हॉस्पिटल में लग गया। लुधियाना के लोकल जनता भी वहां पे इकट्ठा हो गई काफी ज्यादा भीड़ में और वो पुलिस वालों के लिए भी नारेबाजी करने लगी, क्योंकि अभी कुछ साल पहले ही लुधियाना में एक और एसिड फेंकने का केस हुआ था
जिसमें राजवंत सिंह नाम की एक लड़की और उसकी 2 सहेलियां जख्मी हुई थीं। राजवंत सिंह की एक सहेली की तो मृत्यु तक हो गई थी। वहां के लोकल लोगों का यह कहना था कि अगर उस समय पुलिस वाले कोई सख्त कदम उठाए होते तो आज ये घटना घटित नहीं हुई होती। बहरहाल पुलिस वाले अपने छानबीन में लगे हुए थे और जनता पुलिस से काफी ज्यादा खफा थी। आगे जब पुलिस वालों ने पूछताछ करते हुए रंजीत सिंह से यह पूछा कि आप बताइए कि आपकी किससे किससे दुश्मनी है और ऐसा कौन कर सकता है। ये पूछने पर रंजीत सिंह ने पुलिस वालों को बताया कि हमें शक है हमारी बड़ी बहू जिससे हमारे बेटे का डाइवोर्स हो चुका है वो ऐसी हरकत कर सकती है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले भी उसने हमें ऐसा धमकी भरा फोन किया था और डाइवोर्स होते वक्त भी उसने हमें धमकी दी थी कि मैं आपके घर में अब शहनाई नहीं बजने दूंगी, मगर हमने उसकी धमकी को सीरियसली नहीं लिया था। रंजीत सिंह से ये खबर मिलते ही पुलिस वाले रंजीत सिंह की उस डाइवोर्सी बहू को ढूंढते हुए पटियाला पहुंच गए और पटियाला के रंजीत नगर पहुंच करके पुलिस वालों ने उस लड़की को यानी कि रंजीत सिंह की डाइवोर्सी बहू को पकड़ लिया। जब वो उसको पकड़ रहे थे उस वक्त उनके घर से कूद करके एक शख्स भागने की कोशिश कर रहा था। उस शख्स को भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया। रंजीत सिंह की डाइवोर्सी बहू का नाम अमृतपाल कौर और वो लड़का जो भागना चाह रहा था उसका नाम पलविंदर सिंह उर्फ पवन था। अमृतपाल कौर के पिताजी का नाम सोहन सिंह था, जो कि लुधियाना के डुगरी नाम के क्षेत्र में रहा करते थे। अमृतपाल कौर की पढ़ाई लिखाई भी लुधियाना में हुई। अमृतपाल कौर के पिताजी सन 2003 में लुधियाना से पटियाला शिफ्ट हो गए और पटियाला में रंजीत नगर नाम के एरिया में एक कोठी लेकर के वहां पर रहने लगे। अमृतपाल कौर शुरू से ही बहुत ज्यादा मनभर थी और वो अपना जीवन अपने तरीके से जीना पसंद करती थी। वो देखने में भी खूबसूरत थी और उसके काफी ज्यादा लड़कों से नजदीकियां रहती थी। उसके मनभर होने की वजह से उसके पिताजी का भी उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहता था और उसके पिताजी भी उसे फिर बोलना छोड़ दिए थे। सन 2003 में अमृतपाल की शादी रंजीत सिंह के बड़े बेटे तरनजीत सिंह से होती है और ये शादी भी अमृतपाल कौर ने इसलिए की थी क्योंकि उसको ये पता था कि तरनजीत सिंह के पास काफी ज्यादा पैसा है। अमृतपाल कौर शादी हो जाने के बाद अपने ससुराल जाकर अपने ससुराल वालों की कुछ दिनों तक काफी ज्यादा सेवा करती है और बहुत प्यार से रहती है। कुछ दिनों बाद अमृतपाल कौर को यह पता चलता है कि तरनजीत सिंह नपुंसक है और उसकी इस शारीरिक कमी को ढाल बनाते हुए उसने अपने ससुराल में उपद्रव करना शुरू कर दिया। वो अपने ससुर से भी तमीज से बात नहीं करती थी, अपने सास से भी तमीज से बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि वो अपने पति तक से हमेशा ऊंची आवाज में झगड़ा किया करती थी। उसे कोई भी मौका मिलता तो वो झगड़ा करना शुरू कर देती थी। इस वजह से आस पड़ोस के लोगों के बीच में भी कानाफूसी शुरू हो गई थी। रंजीत सिंह को अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे तरनजीत सिंह को ये राय दी कि वो बहू को लेकर के यानी अमृतपाल कौर को लेकर के विदेश चला जाए और वहां जाकर के इलाज करवाए। विदेश जाने के बाद तरनजीत सिंह ने इलाज करवाया और इलाज करवाने के बाद तरनजीत सिंह और अमृतपाल कौर को जुड़वा बच्चे हुए। जुड़वा बच्चे होने के बाद तरनजीत सिंह को ये लगा कि अब सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी और कुछ दिनों बाद तरनजीत सिंह, अमृतपाल कौर और उनके दोनों बच्चे भारत वापस आ जाते हैं। मगर भारत वापस आने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद भी अमृतपाल कौर का रवैया बदला नहीं, बल्कि दिन प्रतिदिन
और बदतर होता चला गया। चूंकि अमृतपाल कौर बचपन से ही काफी ज्यादा मनभर थी और वो अपने मायके में भी किसी की बातें नहीं सुना करती थी और अपने मन की ही किया करती थी। उसी रवैये को अपनाते हुए उसने अपने ससुराल में भी अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जब घर वालों से ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हुई तो तरनजीत सिंह ने अमृतपाल कौर को डाइवोर्स देने का फैसला किया और उसने उसे डाइवोर्स दे दिया। डाइवोर्स देने के बाद अमृतपाल कौर ने तकरीबन 70 से 75 लाख के आसपास सेटलमेंट राशि लेकर के डाइवोर्स दिया। डाइवोर्स देने के बाद अमृतपाल कौर अपने दोनों बच्चों को तरनजीत सिंह के पास छोड़ करके अपने मायके पटियाला आ जाती है। पटियाला आ जाने के बाद वो कभी पटियाला तो कभी लुधियाना जाकर के अपना जीवन जीना शुरू कर देती है। चूंकि उसके पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी, इस वजह से वो बिना रोक टोक के अपना जीवन जीना शुरू कर देती है। इसी बीच फरवरी 2013 में उसने एक एनआरआई जिनका नाम अमरिंदर सिंह था, उससे शादी कर ली। अमरिंदर सिंह लंदन वेस्ट में रहा करता था और फरवरी 2013 में शादी करने के बाद अमरिंदर वापस लंदन चला जाता है और अमृतपाल कौर अपने माता पिता के घर पटियाला में वापस आ जाती है। यहां आने के बाद कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात पलविंदर नाम के व्यक्ति से होती है। पलविंदर भी काफी ज्यादा मनभर और आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था, जिस वजह से उसके पिताजी ने उसको घर से बेदखल कर दिया था। पलविंदर को भी किसी सहारे की जरूरत थी और अमृतपाल कौर तो मनभर थी ही, उसे भी किसी सहारे की जरूरत थी, क्योंकि एक तो उसका डाइवोर्स हो चुका था और जिस दूसरे पति से उसकी शादी हुई थी वो भी लंदन चला गया था। अब इन दोनों की मुलाकात जब एक दूसरे से हुई तो इन दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया। इस बीच इन दोनों की नजदीकी काफी ज्यादा बढ़ गई और जब अमृतपाल कौर को अपने देवर हरप्रीत सिंह की शादी के बारे में पता चला तो उसके अंदर जैसे एक सनक सवार हो गई कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। शादी तय होते ही उसने एक बार अपने ससुराल वालों को भी फोन किया था और उसने कहा था कि मैं किसी भी तरह से ये शादी नहीं होने दूंगी। इसके बाद उसने पलविंदर सिंह उर्फ पवन को भी ये सारी बातें बताई और उसने और पवन ने मिल करके कुछ प्लान बनाया कि वो कलकत्ता जाकर के किसी तरह से ये शादी रोक दें, मगर उनका कोई भी प्लान सफल नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मन बनाया कि क्यों ना उस लड़की को जिससे हरप्रीत सिंह की शादी होने वाली है उसी को हम कुछ कर दें जिससे कि उसकी खूबसूरती खराब हो जाए, जिसके बाद ये शादी अपने आप ही टूट जाएगी। ये सोचते हुए पलविंदर सिंह ने अमृतपाल कौर को राय दिया कि क्यों ना हम उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक दें, जिसके वजह से उसका चेहरा खराब हो जाएगा और ये शादी अपने आप ही टूट जाएगी। इसी प्लान को सफल करने के नाम पर पलविंदर सिंह अपने एक चचेरे भाई सनप्रीत सिंह उर्फ सनी के साथ बरनाला गया था, वो गिफ्ट वाला बहाना करके, जब उसने जसवंत सिंह से ये कहा था कि हमें रंजीत सिंह ने ये गिफ्ट हरप्रीत कौर को देने के लिए भेजा है। मगर उस समय संयोग अच्छा था कि हरप्रीत कौर उन दोनों से नहीं मिली थी, क्योंकि उस समय भी वो कोई गिफ्ट लेकर नहीं गए थे, वो अपने साथ एसिड लेकर ही गए थे जो वो हरप्रीत कौर के ऊपर डालना चाहते थे। उसके अलावा भी पलविंदर सिंह और सनप्रीत सिंह एक दो बार कोशिश कर चुके थे ये एसिड हरप्रीत कौर के ऊपर फेंकने के लिए, मगर वो सफल नहीं हो पाए थे। इस काम को अंजाम देने के लिए अमृतपाल कौर ने पलविंदर सिंह को 10 लाख रुपए देने का वादा किया था और उसने 1.25 लाख रुपए उसको एडवांस भी दे दिया था। पलविंदर सिंह
और सनप्रीत सिंह दोनों मिल करके काफी मशक्कत कर रहे थे, मगर उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच जब अमृतपाल कौर को ये पता चलता है कि हरप्रीत कौर का परिवार शादी के लिए 5 तारीख को बरनाला से लुधियाना आ गया है, तो उसने तुरंत पलविंदर को फोन करके लुधियाना बुला लिया और ये कहा कि अब जो भी काम है यहीं पे करना है। पलविंदर ने अपने फूफा की मारुति जेन ये बोल करके ली कि मुझे किसी दोस्त की शादी में जाना है, इसलिए आप मुझे अपनी कार दे दीजिए। और उसने वो कार लेकर के उस कार का नंबर प्लेट बदल के उस पे एक फर्जी नंबर प्लेट लगाया। उसके बाद वो यानी पलविंदर सिंह और सनप्रीत सिंह पटियाला से लुधियाना चलने को तैयार हुए, मगर ये सारा काम खाली 2 लोग नहीं कर सकते थे। इस वजह से सनप्रीत सिंह ने अपने 3 दोस्तों को राकेश कुमार प्रेमी, जसप्रीत सिंह और गुरसेवक को भी साथ ले लिया। अब ये पांचों पटियाला से लुधियाना के लिए रवाना हुए और 5 तारीख को लुधियाना पहुंचने के बाद इन्होंने शादी की तैयारियों का जायजा लेना शुरू किया। इसी बीच इनको अमृतपाल कौर ने ये जानकारी दी कि लड़की यानी कि हरप्रीत कौर 7 तारीख को सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास सराभा नगर में किप्स मार्केट में स्थित लैक्मे ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने जाएगी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अमृतपाल कौर को ये सारी बातें पता कैसे चलती थी। तो इसका जवाब ये है कि अमृतपाल कौर ने रंजीत सिंह के घर में काम करने वाली को पैसों का लालच दिया था और उससे घर में क्या बातें हो रही हैं और क्या हो रहा है इन सारी चीजों की जानकारी लिया करती थी। उसी के माध्यम से उसको यह भी पता चला था कि 7 तारीख को शादी के दिन दुल्हन हरप्रीत कौर सुबह सराभा नगर के किप्स मार्केट के लैक्मे ब्यूटी पार्लर में अपना मेकअप कराने जाएगी। ये जानकारी मिलने के बाद पलविंदर सिंह, उसका चचेरा भाई और उसके वो तीनों दोस्त उस कार से वहां जाकर के लैक्मे ब्यूटी पार्लर के बाहर इंतजार करते हैं हरप्रीत कौर का बाहर आने का। हरप्रीत कौर जब काफी देर तक बाहर नहीं आती तो 9 बजे के तकरीबन पलविंदर सिंह कार से निकलता है, अपने हाथ में एक डिब्बा लिया हुआ, और धड़ल्ले से उस लैक्मे ब्यूटी पार्लर के अंदर जाता है। और वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाता है कि उस ब्यूटी पार्लर के मैनेजर संजीव ग्रोवर को भी ये लगता है कि ये अंदर तैयार हो रही लड़की का कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला होगा जो उस लड़की को कुछ खाने पीने के लिए देने अंदर आया होगा। इस वजह से वो भी उसे न रोकते हैं न उससे कुछ पूछते हैं। इसके बाद पलविंदर सिंह ब्यूटी पार्लर के कैबिन के अंदर जाता है और तुरंत जाते ही हरप्रीत कौर का नाम पुकारता है। हरप्रीत कौर अपना नाम सुनते ही हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद पलविंदर सिंह उसके पास जाकर उसको धमकी देता है कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को मना किया था कि ये शादी मत करना, मगर तुम नहीं माने। अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बोलते ही उसने वो डिब्बा खोला और वो सारा एसिड हरप्रीत कौर के ऊपर उड़ेल दिया और वहां पर एक कागज फेंक करके चला गया। उसने वो कागज वहां पे इसलिए फेंका था कि देखने वालों को ये लगे कि ये किसी प्रेम संबंध का केस है, जिसके वजह से उस लड़के ने इस लड़की के ऊपर एसिड फेंका है। ये सारी बातें पुलिस वालों को अमृतपाल कौर ने बताई। अमृतपाल कौर से ये सारी बातें जानने के बाद इंस्पेक्टर हरपाल सिंह, जो इस केस की छानबीन कर रहे थे, वो सब इंस्पेक्टर मंजीत सिंह के साथ मिलकर और कुछ कांस्टेबल्स को साथ लेकर एक टीम बनाकर इन सारे लड़कों की तलाश करना शुरू कर दिया। और जगह जगह से इन्होंने इन सारे लड़कों को, यानी कि पलविंदर सिंह के चचेरे भाई सनप्रीत सिंह को और सनप्रीत सिंह के तीनों दोस्त राकेश कुमार प्रेमी, जसप्रीत सिंह
और गुरसेवक को पकड़ लिया। इन सबको पकड़ने के बाद 9 दिसंबर को पुलिस वालों ने इन्हें कोर्ट में पेश किया और पेश करने के बाद इन्होंने उन 6 लोगों को पुलिस रिमांड पर 3 दिनों के लिए अपने पास रख लिया। इन 3 दिनों में पुलिस वालों ने सबूत इकट्ठा किए और सबूत इकट्ठा करके पुलिस ने 12 दिसंबर को इन 6 लोगों को दोबारा से कोर्ट में पेश किया और इन्हें सजा दिलवा करके जेल में डाल दिया। इसी दरमियान हरप्रीत कौर का इलाज भी डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में चल रहा था और वहां पर उसको आराम नहीं हो पा रहा था क्योंकि हरप्रीत कौर काफी ज्यादा जल गई थी। उसको आराम न हो पाने की वजह से डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि इसको अब मुंबई भेजा जाए और पुलिस वालों की मदद से, खास करके वहां के पुलिस कमिश्नर निर्मल सिंह ढिल्लो जी की मदद से हरप्रीत कौर को 13 दिसंबर को मुंबई के नेशनल बर्न्स हॉस्पिटल में भेजा गया। वहां पर भी उसका इलाज चलता रहा मगर डॉक्टर्स बहुत ज्यादा चिंतित थे। हरप्रीत कौर जब लुधियाना में थी तो उस वक्त डीएमसी हॉस्पिटल में 1-2 बार वो होश में आई थी और काफी ज्यादा रो रही थी और कष्ट में थी। उसके बाद वो बेहोश हो गई और फिर होश में नहीं आ पाई। मुंबई में इलाज के दरमियान 27 दिसंबर को हरप्रीत कौर गुजर गई। वो बेचारी 22 साल की लड़की जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था और न किसी से उसने आज तक कोई लड़ाई की थी, न उसके घर वालों की किसी से कोई दुश्मनी थी, वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उस अमृतपाल कौर की एक सनक जो कि बिना किसी बुनियाद के थी, जिसका कोई सर पैर नहीं था, कोई मतलब नहीं था। दुश्मनी भी ऐसी जो दुश्मनी कहने लायक नहीं। वो अच्छा खासा तरनजीत सिंह से डाइवोर्स ले चुकी थी, पैसे ले चुकी थी और अपना जीवन जी रही थी। वो चाहती तो इन सारे चीजों को अपने पीछे छोड़ करके अपना नया जीवन अच्छे से बिता सकती थी। इसके बाद काफी लंबी सुनवाई और बहस के बाद 20 दिसंबर 2016 के दिन हरप्रीत कौर के घर वालों को थोड़ी चैन की सांस आई। 20 दिसंबर 2016 के दिन अदालत ने इन 6 लोगों के विरुद्ध फैसला सुनाया और उस फैसले में अदालत ने अमृतपाल कौर और पलविंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। आपको बता दूं कि उम्र कैद की सजा में 14 साल सजा काटने के बाद अगर सरकार चाहे तो कैदी के अच्छे व्यवहार के वजह से उसको रिहा कर सकती है। मगर इस सुनवाई में जज ने एक खास बात कही। उन्होंने कहा कि पलविंदर और अमृतपाल कौर को 25 साल तक कम से कम जेल में रहना होगा और उसके पहले इनकी रिहाई नहीं हो सकती। और साथ ही उन्होंने इन दोनों पर 9,60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 6 लाख रुपए हरप्रीत कौर के घर वालों को दिए जाएंगे और 1 लाख रुपए उस ब्यूटी पार्लर में एक और महिला अपना मेकअप करा रही थी जिनका नाम भी अमृतपाल कौर था, उनको दिए जाएंगे और 50-50 हजार रुपए उन ब्यूटिशियंस को दिए जाएंगे जो वहां पर मौजूद थी उस वक्त, क्योंकि वो भी जख्मी हुए थे। इसके साथ ही हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी और अपनों के बीच में इसको शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।